दोस्तों नमस्कार। वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट अपन ने स्टार्ट कर रखे थे और ये उसी टेस्ट की आंसर की है। ये आज ऑनलाइन टेस्ट अपना 14वां हुआ है, यानी अब तक टोटल 14 टेस्ट हो चुके हैं और ये 14वां टेस्ट आज दिनांक 22 जून 2020 का है। दोस्तों ये टेस्ट पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम से संबंधित है और इसमें कुल 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम से संबंधित आपको 50 प्रश्न सीखने को मिलेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम में यदि आप इन 50 प्रश्नों को देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टार और डेल्टा सबसे इम्पोर्टेंट है। वहीं फेज सीक्वेंस का भी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार संयोजित एक जनरेटर में फेज आर 0 डिग्री पर, वाई माइनस के 120 डिग्री पर और बी प्लस के 120 डिग्री पर है, तो इस जनरेटर का फेज क्रम कैसा है। बड़ा सिंपल फेज क्रम होता है दोस्तों। सिंपल चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए फेज सीक्वेंस इस तरह से चलता है कि मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर 0 डिग्री मानते हैं, ये पीक वैल्यू है तो प्लस का 120 डिग्री मानते हैं और ये माइनस का 120 डिग्री यहाँ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। फेज आर ये है, अभी जिस हिसाब से पोजीशन इन्होंने दी है, फेज बी यहाँ है और फेज वाई यहाँ पर है। यही तो सिचुएशन आई है। अब देखिए ना कि जैसे ही सबसे पहले जनरेटर स्टार्ट होगा और वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले शिखर मान पर कौन पहुँचेगा, आर फेज। उस समय वाई कहाँ आ जाएगा, आर की जगह पर, बी कहाँ होगा, वाई के स्थान पर। यानी सबसे पहले शिखर मान पर कौन पहुँच रहा है, आर, उसके बाद में कौन पहुँचेगा, वाई, और फिर कौन पहुँच रहा है, बी। तो शिखर मान पर आने का क्रम ही फेज क्रम कहलाता है, इसलिए इसका फेज क्रम आर वाई बी है। हाँ, इसको यदि हम प्रजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग माने तो देखो अभी शिखर मान पर बी है, इसके बाद में आर आने वाला है और फिर वाई है, तो बी आर वाई। यदि ये ऑप्शन भी कहीं होता तो हम उसको भी सही मान सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट पीक वैल्यू पर कौन पहुंचा हुआ है, बी। इसके बाद कौन आएगा, आर, उसके बाद कौन आएगा, वाई। तो बी आर वाई भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसको बी आर वाई को 2-3 बार लिखिए आप। जैसे बी आर वाई आप लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपको आर वाई बी का सीक्वेंस भी देखने को मिल सकता है। तो फेज क्रम अपना आर वाई बी होगा इसमें। अगला अपना क्वेश्चन है, त्रिकोण संयोजन में कला धारा का मान 17.32 एम्पियर है, इसकी लाइन धारा की गणना कीजिए। त्रिकोण कहते हैं डेल्टा को, कला धारा है फेज करंट, यानी डेल्टा में फेज करंट 17.32 एम्पियर है। हमें इसकी लाइन करंट बताइए। डेल्टा में लाइन करंट जो है वो फेज करंट का √3 गुना अधिक होता है, यानी 1.732 से 17.32 को मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आएगा लगभग 30 एम्पियर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डेल्टा में 3 एलिमेंट है जिनका मान है 6 ओम, 4 ओम तथा 2 ओम। इसका समतुल्य स्टार में प्रत्येक एलिमेंट का मान कितना होगा। देखो इक्विवेलेंट स्टार और डेल्टा, या हम इसको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, पॉइल्टी ट्रांसफॉर्मेशन या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि डेल्टा में दो कोनों के बीच में जितना इम्पिडेंस आ रहा है, स्टार में भी दो कोनों के बीच उतना ही इम्पिडेंस होना चाहिए। तो जब हम डेल्टा टू स्टार करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी, यानी ये इसका भाग देना होता है। एक बार होगा बी इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी, एक बार होगा सी इंटू ए बटे ए प्लस बी प्लस सी। यानी हमें भाग देना है इन सबको जोड़ करके, तो कितना बनेगा, 6 4 10 और 2 12। हमें क्या करना है,
एक बार 6 × 4 में 12 का भाग देना है, एक बार 4 × 2 में 12 का भाग देना है, एक बार 2 × 6 में 12 का भाग देना है, उत्तर आ जाएगा। देखो 6 × 2 12 से करेंगे 12, ये आएगा 1, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 2/3, 2/3 यानी लगभग 0.66 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, यानी उत्तर आना चाहिए अपना 2 ओम, 1 ओम और 0.66 ओम। तो ये अपने ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक तार का आंतरिक प्रतिरोध 9 ओम है, इसे एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में मोड़ा गया, त्रिभुज की किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए ये एक तार था जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। 9 ओम का तार था, 3 बराबर हिस्से हो गए तो तीनों भुजाएं अब कितने की हो गई, 3-3 ओम की हो गई। डेल्टा में जब तीनों प्रतिरोध समान मान के हो तो किन्हीं भी दो कोनों के बीच में कुल प्रतिरोध के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है और वो होता है 2/3 × R। 2/3 × R का मतलब है एक भुजा का जो प्रतिरोध है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपने प्रत्येक भुजा का मान 3 ओम है, डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 2 ओम। यानी किन्हीं भी दो कोनों के बीच में जब हम आंसर देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 ओम मिलेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जब सभी कलाओं की प्रतिबाधा एक समान हो तब किन्हीं भी दो कलाओं के बीच प्रतिबाधा स्टार में इस सूत्र से तथा डेल्टा में इस सूत्र से ज्ञात की जाती है। अभी ऊपरी क्वेश्चन किया है डेल्टा का, तो ठीक है। देखो सभी इम्पीडेंस जब समान मान के हो तो स्टार में दो फेजों के बीच में, अब देखो इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि 6-6 ओम का है तो दोनों के बीच में कितना आएगा, 12 ओम। यानी कि यहाँ तो कितना हो गया, 2 × R, स्टार में 2 × R। जबकि यही सिचुएशन अगर डेल्टा में होती तो क्या रहता, 2/3 × R। ए ऑप्शन होगा। स्टार में तो दो गुना कर दो क्योंकि दोनों वाइंडिंग सीरीज में आती है। डेल्टा में क्या होता है कि पहले दो सीरीज में होती है और फिर दो समांतर में बन जाती है, इसलिए उसके लिए 2/3 × R का फॉर्मूला रहता है। अपने आंसर कर देंगे इसका ए ऑप्शन, 2 × R स्टार में किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में और 2/3 × R डेल्टा में। अगला अपना क्वेश्चन है, संतुलित 3 कला प्रणाली में 2 वाट मीटर में से यदि 1 वाट मीटर विपरीत रीडिंग देता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो 2 वाट मीटर विधि शक्ति मापने की सबसे उपयुक्त विधि है और इसमें टोटल शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है P1 + P2। दोनों की रीडिंग को हमें जोड़ना होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए जो माइनस वाली है उसको भी हमें प्लस करना है और फिर ही जोड़ना होता है। ऐसे नहीं है कि जो रीडिंग हमें मिल गया वैसा का वैसा ही हमने टोटल कर दिया। वास्तव में हमें उस वाट मीटर के सिरे बदलने पड़ते हैं। अब वाट मीटर में होती है 2 कॉइल, एक को बोलते हैं प्रेशर कॉइल, एक को बोलते हैं करंट कॉइल। तो ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर कॉइल का दूसरा नाम मूविंग कॉइल होता है, इसलिए हमेशा पीसी के सिरे ही बदले जाते हैं। ये थ्योरी की क्लास में भी मैंने कई बार बोला है इस चीज़ को भी। वाट मीटर में जब भी हमें कनेक्शन परिवर्तन करने की आवश्यकता हो हमेशा पीसी के सिरे ही बदले जाते हैं, यानी हम उसकी प्रेशर कॉइल के सिरे परिवर्तित करेंगे तो वो रीडिंग पॉजिटिव देना शुरू कर देगा, फिर दोनों को हम जोड़ लेंगे। क्योंकि वास्तविक शक्ति कभी माइनस में कंजप्शन नहीं होती, इसको भी याद ध्यान रखें आप। ऋणात्मक विक्षेप मीटर दे रहा है, एक्चुअल में जो एक्टिव पावर है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2 फेज वाले जनरेटर के आर्मेचर में 2 अलग अलग वाइंडिंग होती है जो एक दूसरे से विस्थापित होती है। देखो सिंगल फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग, इनका फेज डिफरेंस आप लोगों को याद है, लेकिन अभी हमने 2 फेज का पूछा है। सिंगल फेज 90 डिग्री का, 3 फेज 120 डिग्री का। लेकिन एक बात बताइए, एक ही फेज है तो उसमें कैसा अंतर हो सकता है। तो वास्तव में सिंगल फेज नहीं होता, एक्चुअल में वो भी 2 फेज ही होते हैं। जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वास्तव में वो 2 फेज की इंडक्शन मोटर होती है और वहाँ एक फेज को 2 फेज में करने के लिए हमारे पास कई तरह की डिवाइसेज होती है, जिनमें से मोस्टली हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर एक फेज को 2 फेजों में करता है। तो वास्तव में 2 फेजों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, क्योंकि अंतर करने के लिए कम से कम 2 चीज़ें तो चाहिए ना। तो सिंगल फेज में भी 90 डिग्री है, 2 फेज में भी 90 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
कि 3 फेज और 4 तार परिपथ में अनबैलेंस लोड है, उसका पावर कंजप्शन हमें मापन करना है, न्यूनतम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी। देखो अनबैलेंस लोड है ना, तो 1 वाट मीटर विधि से तो काम नहीं चलेगा। असंतुलित भार नापने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करो या 3 वाट मीटर विधि का। तो 2 वाट मीटर मेथड जो है वो ऐसा है कि स्टार हो या डेल्टा, लोड बैलेंस हो या अनबैलेंस, सब में काम में आ सकता है। क्योंकि हमें यहाँ से ये पूछा गया है कि न्यूनतम कितने की, तो 2 वाट मीटर की आवश्यकता होगी। क्यों? अगर 2 वाट मीटर है तो वो अनबैलेंस और बैलेंस दोनों की मापन करने में सक्षम है, इसलिए हमारे पावर का मेजरमेंट 2 वाट मीटर से हो सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टार संयोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इजी सा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आ भी जाएगा। 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें तीनों वाइंडिंग के या तो प्रारंभिक सिरे या अंतिम सिरे एक साथ शॉर्ट किए जाते हैं, इसको कॉमन टर्मिनल बोलते हैं और ये हमेशा न्यूट्रल की तरह वर्क करता है। 4 वायर सप्लाई होने के कारण इसको बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में उपयोग में ले सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 इसका गलत है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर, ये गलत हो गया। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डेल्टा कनेक्शन में कॉमन सिरों की संख्या कितनी होती है। उभयनिष्ठ सिरे जो तीनों वाइंडिंग में एक साथ आते हो, डेल्टा में कोई कॉमन सिरा नहीं होता है, ये ध्यान रखें। सिर्फ 2 सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, भिन्न भिन्न वाइंडिंग के भिन्न भिन्न सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, इसलिए कोई भी कॉमन टर्मिनल नहीं होता। हाँ, अगर ये क्वेश्चन अपना स्टार के लिए होता तो फिर उसमें एक कॉमन टर्मिनल होता है, जहाँ तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक हो गया सिरा, उसी को न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जब करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 0 डिग्री का हो तो 2 वाट मीटर रीडिंग में दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक कैसा कैसा होगा। फेज अंतर 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर इकाई होता है, ध्यान रखें। और जब पावर फैक्टर इकाई हो तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग धनात्मक होगी और बराबर होगी, यानी W1 और W2 की रीडिंग हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। और बाकी ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको भी ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 वाट मीटर 0, 1 वाट मीटर कुल शक्ति दर्शा रहा है, ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर 0.5 हो। 1 वाट मीटर धनात्मक 1 ऋणात्मक देता है, ऐसा तब होता है जब 0.5 से पावर फैक्टर का मान कम हो। दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग 0 है, ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर का मान 0, फेज अंतर का मान 90 डिग्री हो। चारों क्वेश्चन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वोल्टेज एक डेल्टा संयोजन में फेज वोल्टेज है। देखो न्यूट्रल के सापेक्ष वोल्टेज मापी गई है। फेज वोल्टेज की परिभाषा हम कैसे देते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज है। लेकिन एक डेल्टा संयोजन में कोई न्यूट्रल उपलब्ध ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर फेज वोल्टेज वही होती है जो एक लाइन वोल्टेज होती है। इसलिए इस क्वेश्चन में अपना उत्तर रहेगा बी, कि वोल्टेज बी और आर, यानी 2 फेजों के बीच में मापी गई वोल्टेज वहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वही एक तरह से फेज वोल्टेज भी कहलाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फेज सीक्वेंस जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यदि हम चेंज कर देते हैं तो उसका फेज क्रम बदल जाता है। एक्चुअल में यदि हम बड़े जनरेटर की बात करें तो उसमें फील्ड ही रोटेशन करता है, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, जैसे रोटर घूम रहा होता है। और यदि हम घूमने की दिशा बदल रहे हैं तो किसकी बदली थी हमने, रोटर की, तो फेज क्रम बदला। इसका मतलब फेज सीक्वेंस जो है ये फील्ड की रोटेशन पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की दिशा पर निर्भर करेगा। वैसे भी देख लीजिए, इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई में से कोई 2 फेज की दिशा बदलते हैं। उससे क्या होता है, जब कोई भी 2 फेज परस्पर हम बदलते हैं तो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है, तो फेज फील्ड पर रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कला अनुक्रम RYV में
जहाँ आर 0 डिग्री पर है तो इस समय वाई कहाँ होगा। देखो आर, वाई और बी इस तरह से आना है। आर 0 डिग्री पर है तो वाई आर के जस्ट पीछे है और जस्ट पीछे की पोजीशन होती है -120 की। वाई इससे भी पीछे है तो सॉरी बी वाई से भी पीछे है तो इसकी दो पोजीशन आप दर्शा सकते हो। या तो ये कह सकते हैं कि -240 किसकी रेस्पेक्ट में, आर की रेस्पेक्ट में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आर से आगे है, क्योंकि बी के बाद में फिर किसको आना है, आर को। आर वाई बी, आर वाई बी, तो बी के बाद में फिर आर आ रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आर से आगे है। तो बी की दो पोजीशन है, -240 प्लस का 120, लेकिन वाई की एक ही पोजीशन है और वो है माइनस का 120 डिग्री। यानी वाई अभी कहाँ है, -120 डिग्री। जैसे ही आर शिखर मान पर पहुँचेगा तो वाई 0 पर आ जाएगा, उसके बाद में वाई शिखर पर होगा। अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेड है और 120 डिग्री रोटेशन के बाद का था कि फेज क्रम आर वाई बी में अभी आर 0 डिग्री पर है। जब जनरेटर 120 डिग्री रोटेशन ले लेगा उसके बाद वाई की पोजीशन कहाँ होगी। तो देखिए अभी हमने बात किया है आर वाई बी, जैसे ही 120 डिग्री रोटेशन होगा तो क्या होगा, एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे। अभी आर कहाँ है, 0 डिग्री पर। 120 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा, वाई आर की जगह होगा कि नहीं, आर बी की जगह होगा, बी वाई की जगह होगा। भाई तीनों फेज 120 डिग्री आगे खिसकेंगे कि नहीं, तो वाई वहाँ आ जाएगा जहाँ आर अभी है। इसका मतलब वाई कहाँ पहुँच जाएगा, 120 डिग्री पर, सॉरी 0 डिग्री पर। आर कहाँ पहुँच जाएगा, शिखर पर, यानी 120 डिग्री पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, त्रिकोण संयोजन को भी कहा जाता है, यानी डेल्टा के अदर क्या क्या नेम है, दो अन्य नामों से जानते हैं, मेश कनेक्शन और पाई टाइप संयोजन भी इसको बोलते हैं। यानी पाई, मेश, डेल्टा तीनों एक ही नाम है, सेम नाम है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शक्ति मापने की 1 वाट मीटर विधि में वाट मीटर की रीडिंग 3 किलोवाट है तो टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा। 1 वाट मीटर विधि बैलेंस लोड के लिए लेते हैं, संतुलित भार की शक्ति गणना करने के लिए लेते हैं। संतुलित भार में तीनों फेजों की शक्ति खपत हमेशा बराबर होती है, इसलिए एक फेज में जितना कंजप्शन हो रहा है तीनों फेजों में उतना उतना ही होता है। इसलिए 3 इंटू वाट मीटर की रीडिंग कर देते हैं और उत्तर हो जाता है 9 किलोवाट। तो आंसर आएगा सी, टोटल पावर कंजप्शन 9 किलोवाट है, क्योंकि प्रत्येक फेज 3-3 किलोवाट का कंजप्शन करवा रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी भी समय फेज क्रम आर वाई बी है, जब रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन घूमने की दिशा परिवर्तित कर देंगे उसके बाद फेज क्रम कैसा होगा। कोई भी दो फेज बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। देखो आर वाई बी है ना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सेम है। ये नहीं हो सकता, इसमें तीनों बदल दिए, इसमें भी तीनों बदल दिए, बी वाई आर हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई अपनी जगह पर है। मतलब तीनों में से एक अपनी जगह पर हो, कोई भी दो आपस में चेंज हो जाने चाहिए थे, वो कहलाता है फेज क्रम का चेंज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजित 3 फेज भार की टोटल शक्ति कंजप्शन 4 किलोवाट है, जब इसे डेल्टा में परिवर्तित किया जाए तो उसी सप्लाई पर प्रति फेज पावर का मान कितना होगा। देखो स्टार से डेल्टा में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है, ये ध्यान रखें। इसका कारण होता है स्टार की अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट भी 3 गुना अधिक होती है। जब पावर 3 गुना अधिक हो जाती है तो डेल्टा में टोटल पावर कितनी हो गई, 12 किलोवाट। हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रति फेज पावर का मान कितना है। जब टोटल पावर 12 किलोवाट है तो प्रति फेज पावर का मान कितना होगा, 4 किलोवाट। यानी स्टार की टोटल पावर डेल्टा के एक फेज की पावर के बराबर हो गया। अगर अपना क्वेश्चन होता कि टोटल पावर कंजप्शन बताइए डेल्टा में कितना है, तब उत्तर होता 12 किलोवाट। प्रति फेज पूछा गया है तब अपना उत्तर है 4 किलोवाट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इनके बीच मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। तो लाइन वोल्टेज दो फेजों के बीच मापी जाती है, यानी फेज तथा फेज के बीच मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। यानी कला तथा कला
और लाइन टू लाइन भी अपन इसको लिख सकते थे। इसी तरह से यदि फेज वोल्टेज के लिए होता तो कला और उदासीन के बीच में, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच में होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का मान 380 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज की गणना करो। फेज वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर दो, यानी 1.732 से भाग दे दो। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 220 वोल्ट। तो अपने क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ए, लाइन वोल्टेज 380, फेज वोल्टेज 220 वोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में एक सोर्स के द्वारा प्रदान की गई एनर्जी जो होती है, डिलीवर्ड एनर्जी जो होती है, वो कैसी होती है। अपने पास मोस्टली 3 तरह की एनर्जी हमें देखने को मिलती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक और तीसरी होती है ऊष्मा के रूप में खपत सकती। प्रतिरोध के कारण जो भी हानि होती है, जो भी ऊर्जा होती है, वो हमेशा ऊष्मा के रूप में ही व्यय होती है। हम इसे कॉपर लॉस के नाम से भी जानते हैं, यानी ये ऊष्मा के रूप में व्यय होती है, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, ये होती है कैपेसिटिव सर्किट में या कैपेसिटर में। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, ये होती है इंडक्टर के मामले में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रतिरोधी भार पर 3 फेज परिपथ में हमें शक्ति का मापन करना है, किस विधि का उपयोग करेंगे। देखो, वाट मीटर जो विधियाँ होती है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, ये डिपेंड करती है कि लोड की प्रकृति कैसी है। 3 फेज में भार बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा। देखो, इस क्वेश्चन में स्पष्ट तो नहीं दिया कि भार बैलेंस है या अनबैलेंस, लेकिन इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं। रेजिस्टिव भार है, रेजिस्टिव लोड जो होता है इसका पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है और ये बैलेंस लोड की श्रेणी में आता है हमेशा। प्रतिरोधी भार है, यूनिटी पावर फैक्टर है, इसलिए 1 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाएगा, बैलेंस लोड की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में कितना अंतर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। VL और VP जो है ये 30 डिग्री से एक दूसरे से डिफर होती है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में 30 डिग्री का अंतर होता है। इसी तरह से डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट में भी 30 डिग्री का अंतर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम थोड़ा सा आपको वेक्टर डायग्राम यहाँ पर दिखा देते हैं, बाकी आपको इसकी पूरी क्लास थ्योरी की देखनी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टार डेल्टा को देखें, वहाँ आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये वोल्टेज है R और न्यूट्रल फेज के बीच में, ये वोल्टेज है B और न्यूट्रल के बीच में, और ये वोल्टेज है Y और न्यूट्रल के बीच में। तो जो लाइन वोल्टेज आएगी ना, वो इन दोनों फेजों के बीच की होगी, यानी कि यहाँ पर अपना वोल्टेज होगा न्यूट्रल और B के बीच में, तो इन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो यहाँ टोटल 120 डिग्री का डिफरेंस था। ये बीच वाली लाइन जैसे ही आई तो ये हो गया अब दोनों के बीच में 60 का, और ये बीच की लाइन वोल्टेज जैसे ही आती है तो देखो 30 डिग्री का दो डिफरेंस आया बीच में, 30 डिग्री आंसर आएगा। और डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट में डिफरेंस अगर आता तो वहाँ पर 30 डिग्री का होता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 3 फेज 4 तार परिपथ में एक वोल्ट मीटर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में संयोजित है, ये किस प्रकार की वोल्टेज का मापन कर रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है। हम उसको फेज वोल्टेज कहते हैं। 2 फेजों के बीच में यदि वोल्ट मीटर होता तो वो लाइन वोल्टेज कहलाती। बी उत्तर उस समय कर देते, अभी अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजन में जब भार संतुलित हो तो न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। यदि लोड बैलेंस हो तो तीनों फेजों की धाराएं क्या होती है, मान में समान होती है। और ये याद रखना, 3 फेज सिस्टम में 2 फेज एक दिशा में तो तीसरा फेज उनकी विपरीत दिशा में होता है। हम अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी समय 20 एम्पियर था, तो हम ऐसे मानते हैं कि किसी समय एक शिखर पर था, एक 0 पर होगा और एक माइनस में होगा, तो ओवरऑल परिणामी धारा कितनी बची, 0 ही होगी। तो न्यूट्रल जब बैलेंस लोड हो तो न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। यदि अनबैलेंस हो तो तीनों फेजों के योग के बराबर होती है, लेकिन योग का मतलब ये नहीं है कि जुड़ जाती है,
किसी भी लाइन करंट से अधिक न्यूट्रल की धारा कभी नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टार संबंध में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना अधिक होती है। स्टार में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कितने गुना अधिक होती है, ध्यान से समझिएगा। देखो लाइन वोल्टेज जो है ना वो तो फेज वोल्टेज की 1.732 गुना अधिक है। कितने गुना? √3 गुना अधिक है। हमसे ये पूछा गया है कि फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का कितने गुना है, तो लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर दो या फिर लाइन वोल्टेज को 0.577 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। यानी फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज का 0.577 गुना अधिक होती है। क्योंकि फेज वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, लाइन वोल्टेज बटे √3, तो 1/√3 को जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो 0.577 ही आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग देता है तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा। ऊपर के क्वेश्चन में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग दे रहा है, दूसरा वाट मीटर परिपथ की कुल शक्ति के बराबर मान देता है, और ऐसी सिचुएशन तब होती है जब पावर फैक्टर का मान 0.5 यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू 60 डिग्री हो। प्रॉपर 60 डिग्री का जब फेज अंतर होगा तो पावर फैक्टर का मान 0.5 होगा। 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग, दूसरा वाट मीटर पूरी रीडिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भार बैलेंस हो तो प्रत्येक फेज पर समान होता है इम्पीडेंस, पावर और पावर फैक्टर, यानी सब समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकला आपूर्ति कहते किसे हैं, पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है। देखो पॉलीफेज का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे, यानी 2 या 2 से अधिक फेज अगर किसी सप्लाई सिस्टम में है तो उनको पॉलीफेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में जब फेज अंतर 90 डिग्री का हो तो निम्न स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं 90 डिग्री फेज अंतर के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि W1 वाट मीटर जो है उसकी रीडिंग 0 है, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि W2 की कुल शक्ति आधी रीडिंग के बराबर है। कुल शक्ति का आधी रीडिंग वो देता है। देखिए जब फेज अंतर 90 डिग्री का हो तो पावर फैक्टर 0 होता है, और ऐसी सिचुएशन में केवल वाट मीटर 1 नहीं, दोनों वाट मीटर की रीडिंग 0 होती है। यानी W1 और W2 दोनों की रीडिंग क्या होनी चाहिए थी, 0। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है कि W1 की रीडिंग 0 है, लेकिन W2 की रीडिंग आधी रीडिंग के बराबर है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फेज सीक्वेंस RYB में जहां R E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है तो फेज Y की सिचुएशन क्या होगी। देखो फेज क्रम लिखने की है, सेम क्वेश्चन वही आया है, वापस एक तरह से अलग लैंग्वेज में पूछा। देखिए यहाँ इसमें कुछ भी नहीं दिया, फेज अंतर दिया है क्या, साइन ओमेगा टी पूरा पूरा दिया है। इसका मतलब होता है कि ये हमेशा 0 पर होता है। ये 0 पर है R और फेज क्रम है RYB, तो Y R से पीछे है कितना, 120 डिग्री। इसका मतलब Y कहाँ है, माइनस के 120 पर, B कहाँ है, माइनस के 240 पर या फिर प्लस के 120 पर। इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से। Y की सिचुएशन पूछिए, Y माइनस 120 पर है। समीकरण को सॉल्यूशन करो, माइनस 120 किससे आ रहा है, C ऑप्शन से आ रहा है। 2 × 180/3, पाई का मान 180 डिग्री होता है। कैलकुलेशन करेंगे तो 60 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। क्वेश्चन का आंसर रहेगा C, E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -2π/3। अगर यही क्वेश्चन B फेज के लिए होता तो ऑप्शन कर देते B, E मैक्सिमम ओमेगा टी साइन ओमेगा टी -4π/3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फेज सीक्वेंस BYR में सर्वप्रथम उच्चतम मान प्राप्त कौन करता है। पीक वैल्यू पर सबसे पहले वही जाता है जो फेजों का सीक्वेंस होता है। BYR का मतलब यही है कि सबसे पहले B फेज पीक पर जाएगा, उसके बाद में Y और उसके बाद में R।
पीक वैल्यू पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज 380 वोल्ट है, प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस 10 ओम है, इसकी फेज धारा कितनी होगी। देखो फेज करंट हो या लाइन करंट, स्टार में दोनों बराबर होती है। फेज करंट अगर कैलकुलेट करना है तो फेज वोल्टेज बटे फेज प्रतिरोध करना होगा। लाइन वोल्टेज 380 वोल्ट है, इसका फेज वोल्टेज हमें निकालना होगा। और कैसे आता है, 380 में √3 का भाग देना है इनटू फेज का प्रतिरोध, तो फेज का प्रतिरोध कितना है 10, यानी कि हमें क्या करना है, जो 38 है इसको 1.732 से डिवाइड कर देना है, उत्तर आ जाएगा। लगभग अपना आंसर आएगा 22 एम्पियर। क्वेश्चन का मिलान आप जरूर करें, फेज करंट का मान कितना आएगा 22 एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टार संयोजन बनाते समय तीनों फेजों के एक साथ जोड़े जाते हैं, समान सिरे एक साथ जोड़े जाते हैं हमेशा, या तो वो प्रारंभिक सिरे होंगे या वो अंतिम सिरे होंगे। तीनों वाइंडिंग के समान सिरे हमेशा एक साथ जोड़े जाते हैं। जहाँ ये तीनों सिरे एक साथ जुड़ते हैं वह न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, इसलिए स्टार हमेशा और ऑटोमेटिक 3 फेज 4 वायर प्रकार का सप्लाई सिस्टम होता है। उस न्यूट्रल को हम चाहे तो उपयोग में ले सकते हैं, चाहे तो उपयोग में नहीं भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 2 वाट मीटर विधि में शक्ति मापन में 1 वाट मीटर विपरीत दिशा में रीडिंग देता है तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसा है। 1 वाट मीटर यदि विपरीत दिशा में रीडिंग देता है तो पावर फैक्टर का मान 0.5 से कम होता है, यानी 0.1 से लेकर के 0.49 तक है। 0 होता तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग 00 होती, 0.5 होता तो 1 वाट मीटर 0, दूसरा वाट मीटर पूरी रीडिंग देता। इसका मतलब 0 से 0.5 के बीच में जब पावर फैक्टर हो तब ऐसा होता है कि 1 वाट मीटर माइनस में रीडिंग देता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक बैलेंस 3 फेज भार में स्टार कनेक्शन है और 208 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, प्रत्येक फेज का इम्पीडेंस 35 ओम है, टोटल शक्ति कंजप्शन की गणना करो। देखो स्टार में टोटल पावर कैलकुलेट करनी है, बैलेंस लोड है, इम्पीडेंस हमें दे रखा है। हमारे पास 2 तरीके हैं, हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कैसे करें, देखो प्रत्येक फेज की इम्पीडेंस हमें 35 ओम दे रखा है। हम सबसे पहले ये 208 है, ये ध्यान रखें लाइन वोल्टेज है, इस 208 वोल्ट से हमें सबसे पहले फेज वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा, यानी 208 में हम 1.732 का भाग देंगे, लगभग 120 वोल्ट आएगा। कितना होगा 120 वोल्ट। इस 120 वोल्ट जो फेज की आई, इससे हम फेज करंट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 120 बटे 35 करेंगे, हमारे पास धारा का एक मान होगा। फिर हम I² इंटू R करेंगे, ये पावर एक फेज की होगी और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फेज की पावर आ जाएगी। और भी तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप पावर कैलकुलेट करने के लिए फेज वोल्टेज की स्क्वायर बटे आर, तो वो भी तो पावर ही आएगी, V² अपॉन R, ठीक है। यानी 120 वोल्ट जो आया था, 120 इंटू 120 और उसको 35 से आप डिवाइड करो, एक फेज की शक्ति आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी अपना आंसर आ जाएगा। उत्तर आएगा 1236 वाट। कैलकुलेशन करें, उत्तर का मिलान जरूर करें। 2-3 तरीके हैं अपने पास, दोनों तीनों तरीके से उत्तर एक बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजित 3 फेज भार की कुल शक्ति P वाट है, जब इसे समतुल्य डेल्टा में परिवर्तित किया जाएगा तो उसी शक्ति पर कुल शक्ति कितनी होगी, उसी सप्लाई पर। देखो समतुल्य डेल्टा लिख दिया तो फिर बराबर ही होगी। समतुल्य डेल्टा का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट डेल्टा हमें इस तरह से तैयार करना है कि 2 कोणों के बीच में प्रतिबाधा उतनी ही हो जितनी स्टार में थी, तो फिर शक्ति कंजप्शन बराबर होता है। हाँ, अगर ये सीधा सीधा त्रिकोण में परिवर्तित कर दें, ऐसा होता तब अपना उत्तर 3P होता, फिर स्टार की अपेक्षा डेल्टा में पावर 3 गुना अधिक आती। अगला अपना क्वेश्चन है
कि बहुकला की 3 कला आपूर्ति में यानी पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम की जो 3 फेज सप्लाई होती है उसमें क्या होता है। हम ऊपर बात कर चुके हैं इस प्रश्न के बारे में भी। 2 फेज एक दिशा में होते हैं तो तीसरा फेज हमेशा इनकी विपरीत दिशा में ही होता है। आप 3 फेज की तीनों साइन वेव का पूरे ध्यान से पढ़ें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब भी हम देखेंगे कि 2 फेज पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, यानी एक फेज हमेशा विपरीत दिशा में होता है। अगला अपना क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में यदि फेज करंट ज्ञात हो तो से गुणा करके लाइन धारा ज्ञात की जा सकती है। स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है, इसलिए यदि फेज करंट पता है तो उतनी ही लाइन धारा होगी, यानी उसको 1 से गुणा कर दो। यदि फेज करंट 10 एम्पियर है तो लाइन करंट भी 10 एम्पियर ही है, इसलिए इसको हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 इंटू 1 1 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, स्टार और डेल्टा के लिए कौन सा फॉर्मूला कॉमन है। पावर का फॉर्मूला दोनों में सेम होता है, P बराबर √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस थीटा, यानी √3 VL/IL कोस थीटा, ये फॉर्मूला सेम होता है। अगला क्वेश्चन, स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर भार पर 30 एम्पियर धारा लेती है। जब इसे डेल्टा में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसकी धारा का मान कितना होगा। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में एक मोटर 3 गुना अधिक धारा लेती है, इसलिए करंट 90 एम्पियर हो जाएगा, 30 एम्पियर स्टार में है तब। अगला क्वेश्चन, शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में टोटल पावर कंजप्शन 4 किलोवाट है। यदि पावर फैक्टर इकाई हो तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग कैसी होगी। पावर फैक्टर इकाई हो तो दोनों वाट मीटर एक समान रीडिंग देते हैं, दोनों की रीडिंग 2-2 किलोवाट होगी। 2000 वाट एक रीडिंग देगा, 2000 वाट की रीडिंग दूसरा देगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डेल्टा में वोल्टेज में क्या संबंध होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है, और यदि स्टार संयोजन होता तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक मशीन के द्वारा उत्पन्न शक्ति में एक फेज से 2 फेज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। सिंगल फेज में यदि EMF E है तो 2 फेज में √2 इंटू E हो जाता है, ये ध्यान रखें, यानी √2 गुना वृद्धि होती है। √2 गुना जो होता है इसका मान 1.414 होता है, यानी अगर एक फेज में 100 है तो 2 फेज में 141.4 होगा। साफ दिखाई दे रहा है वृद्धि कितनी हुई, 41.4 की। ऑप्शन अपना ए होगा, 41.4% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुकला प्रणाली की 3 कला आपूर्ति में क्या होता है। तीनों फेजों का शिखर मान बराबर होता है, तीनों फेजों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, फेज डिफरेंस भी बराबर होता है, और समय अंतराल भी बराबर होता है, यानी टाइम 1/3 और विस्थापन 120 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार संयोजित 3 समान प्रतिरोध में से यदि एक जल जाता है तो कुल शक्ति, स्टार में एक ओपन हो जाता है तो पावर आधी रह जाती है, डेल्टा में एक जल जाता है तो 1/3 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा सप्लाई सिस्टम कहाँ उपयोग में ले सकते हैं। डेल्टा केवल 3 फेज के बैलेंस लोड में ही काम में आ सकती है, अनबैलेंस में कभी वैसे नहीं आएगी, और सिंगल फेज में ऐसे नहीं ले सकते कि इसमें न्यूट्रल नहीं होता, जबकि स्टार इन तीनों सिस्टम में आ सकती है, सिंगल फेज पावर के, सिंगल फेज लाइट एंड फैन के, और 3 फेज बैलेंस अनबैलेंस, यानी स्टार जो है वो सब जगह काम में आ सकता है। अगला अपना क्वेश्चन कि किसी भी क्षण तीनों वोल्टता के तात्कालिक मानों का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है, तो ये हमेशा 0 होता है, क्योंकि तात्कालिक मानों का मतलब वही हो गया कि एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक शून्य पर होता है। किसी भी क्षण यदि हम तात्कालिक मानों का योग करेंगे तो वो हमेशा 0 आता है। अगला अपना क्वेश्चन, यदि स्टार संयोजन में प्रत्येक एलिमेंट का मान R ओम है तो इसके समतुल्य डेल्टा में प्रत्येक का कितना होगा, 3 × R होगा। ये हम बात कर चुके हैं पहले थ्योरी की क्लास में भी। और यदि डेल्टा में R है तो स्टार में कितना होगा, R/3 होगा।
यानी जब समान मान के दे रखे हैं तो आपको फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भी गणना कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस टॉपिक में ये थे 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।